नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। इजरायली सेना हिजबुल्लाह पर लगातार हमलावर है। उसने पहले तकनीक के जरिए हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मात दी, फिर उन पर हवाई हमले करवाए। अब वो आमने सामने की लड़ाई के मूड में है। इजरायली सेना प्रमुख का कहना है कि वो लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी कार्रवाई के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, इजरायल ने लेबनान की सीमा के पास अपने आधुनिक टैंक तक तैनात कर दिए हैं। तो इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि इजरायल हमास की तरह हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीन पर ऑपरेशन चलाएगा। क्या इजरायल एक वक्त में हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ सकता है? यह भी एक बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने संघर्ष के बीच सीजफायर की अपील की है। फ्रांस ने भी इसी के साथ साथ अपील की है। अमेरिका ने चेताया है कि अगर संघर्ष बड़ा होगा तो फिर नुकसान काफी होगा। हालांकि इस बीच खबर यह भी है कि नेतन्याहू ने अमेरिका की इस अपील को खारिज कर दिया है। आखिर वो किस नुकसान की बात कर रहा है, जबकि इजरायल पहले से अपने दुश्मनों के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए है? क्या लेबनान में घुसकर हमला करना इजरायल की भूल साबित होगी या फिर उसकी रणनीति का यह हिस्सा है? कहीं यह संघर्ष तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं करवा देगा? ये वो सवाल हैं जो दुनिया जानना चाहती है, सबके जहन में है। आज विशेषज्ञों पर इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ऐसे हमलों में इजरायल ने अब तक हिजबुल्लाह के करीब 6000 से ज्यादा ठिकानों को मिट्टी में मिलाया है। और इजरायल का ये भी दावा है कि हिजबुल्लाह के दूसरी पंक्ति के कमांडर्स को उसने जहन्नुम में पहुंचा दिया है। लेकिन ये जंग इजरायल के लिए इतनी आसान नहीं है। हिजबुल्लाह के हमले भी इजरायल की अभेद सुरक्षा तंत्र के लिए चुनौती बने हुए हैं। इजरायल की ओर से बताया गया है कि पहली बार हिजबुल्लाह की कोई मिसाइल तेल अवीव तक पहुंची है। हिजबुल्लाह का कहना है कि ये हमला उसने मोसाद के दफ्तर को निशाना बनाकर किया है। फिलहाल हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच छिड़ा युद्ध अब खौफनाक दौर में पहुंच गया है। कहा जा रहा है कि इजरायल हवा के बाद अब जमीन के रास्ते लेबनान में घुसने की रणनीति पर काम कर रहा है। अपने जमीनी ऑपरेशन के लिए उसने पुख्ता तैयारी कर ली है। इजरायल के तेवर बता रहे हैं कि इस बार हिजबुल्लाह से वो आर पार के मूड में है। गाजा की जंग में हमास को धूल चटाने के बाद इजरायल के हौसले बुलंद हैं, जिसके बाद इजरायल एक के बाद एक अपने सारे दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने की तैयारी में जुट गया है। और इसी वजह से इजरायल लेबनान पर घुसकर हिजबुल्लाह पर हमले की तैयारी में है। लेबनान में घुसने के लिए जमीन तैयार करने के लिए हवाई हमले किए जा रहे हैं। हम अंदर जाएंगे, वहाँ दुश्मन को नष्ट करेंगे, उनके बुनियादी ढांचे को खत्म करेंगे। हिजबुल्लाह से आर पार की जंग के लिए इजरायल ने लेबनान बॉर्डर पर अपनी ताकत बढ़ाना शुरू कर दिया है। इजरायल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जो रणनीति बनाई है वो अब तक सही साबित हुई है। पहले उसने पेजर ब्लास्ट करके हिजबुल्लाह के संचार सिस्टम को ध्वस्त किया, फिर वॉकी टॉकी को बम बनाकर रही सही कसर भी पूरी कर दी। उसके बाद हवाई हमलों में उसने दुश्मन के हथियारों को तबाह किया। फिर फाइटर जेट्स के जरिए उसने हिजबुल्लाह के तमाम कमांडर्स को मारा। दुश्मन को कमजोर करने के बाद इजरायल को लगता है कि हिजबुल्लाह पर अंतिम प्रहार का वक्त आ गया है। लेकिन जानकारों की माने तो हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीन पर युद्ध इजरायल के लिए इतना आसान नहीं है। दरअसल हमास के अलग अलग हिजबुल्लाह की ताकत और उसकी पकड़ में काफी फर्क है। जिस तरह से हमास को इजरायल ने घर में घुसकर मारा, उस तरह हिजबुल्लाह का संहार उसके लिए आसान नहीं है। हिजबुल्लाह लेबनान में केवल सैन्य ताकत का नाम नहीं है, बल्कि उसका वहाँ की पॉलिटिक्स में जबरदस्त दखल है। उसके लड़ाके आम शहरियों की तरह लेबनान की जनता में घुले मिले हैं।
यही नहीं, लेबनान आम शहरी हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी ढाल है, जिसकी बात इजराइल बार बार करता रहा है। एक तरफ हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग खौफनाक रूप ले रही है, तो दूसरी ओर फ्रांस और अमेरिका इस जुगत में है कि मामला महाजंग तक ना पहुंचे। इजराइल के हमलों को लेकर ईरान के तेवर भी लगातार तीखे होते जा रहे हैं। इस बीच फ्रांस और अमेरिका ने लेबनान की धरती पर छिड़े युद्ध के बीच 21 दिनों का सीज फायर प्रस्ताव रखा है। दुनिया को पता है कि हिजबुल्लाह और इजराइल का ये युद्ध और ज्यादा खींचा तो ये जंग और भी कई देशों को अपनी चपेट में लेगी। We meet at a time of high tension. Risk of escalation in the region is acute, and I know that we are all very much focused on that. The best answer is diplomacy, and our coordinated efforts are vital to preventing further escalation and to paving the path to greater peace and stability. फ्रांस और अमेरिका भले मिडिल ईस्ट में शांति के मिशन पर हों, लेकिन इजराइल के तेवर से ऐसा नहीं लग रहा है कि वो अब की बार हिजबुल्लाह को बख्शने के मूड में है। हाल यह है कि इजराइल के जमीनी ऑपरेशन की खबर के बाद भारत समेत दुनिया के तमाम देशों ने अपने नागरिकों को तुरंत लेबनान छोड़ने की सलाह दी है। यही नहीं, इजराइल के जमीनी अटैक के डर से लेबनान में अफरा तफरी मच गई है। बड़ी संख्या में लोग सुरक्षित इलाकों की ओर पलायन कर रहे हैं। लेबनान में सबसे बुरे हाल उन लोगों के लिए बन गए हैं जिन्हें हिजबुल्लाह ने अब तक अपनी ढाल बनाया है। दो दुश्मनों के बीच लेबनान के आम लोग खुद को बुरी तरह से फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए इसी पर करेंगे चर्चा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। परिचय करा देती हूँ, मेजर जनरल A.K. सिवाच हमारे साथ हैं, फॉर्मर चीफ ऑफ टेरिटोरियल आर्मी हैं। हमारे साथ मेजर जनरल संजय मैस्टन साहब हैं, फॉर्मर डिफेंस अटैची एम्बेसी ऑफ इंडिया, काबुल, अफगानिस्तान और डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। सुरेश गोयल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट, और मोनिका वर्मा जी हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट। आप सभी से चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है वो भी हम बता देते हैं। इजराइल ने फिलहाल अमेरिका और फ्रांस के सीज फायर वाले प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, मना कर दिया है। अमेरिका और फ्रांस ने 15 दिन के सीज फायर के लिए कहा था, लेकिन इजराइल ने सीधे तौर पर इसको ठुकरा दिया है। इजराइल ने सीधे तौर पर कहा है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ उसकी जंग जारी रहेगी, और अमेरिका और फ्रांस ने जो शांति की अपील के लिए प्रस्ताव रखा था, इजराइल ने उसको सीधे तौर पर मना करते हुए आईडीएफ को अपनी जंग जारी रखने के लिए कहा है। यानी कि सरहदों पर जिस तरीके से टैंकों की तैनाती है, कहा है कि आईडीएफ अपने मोर्चे पर लगातार बना रहे। यानी सीधे तौर पर कहा यह जा रहा था कि शायद अमेरिका और फ्रांस की तरफ से अगर सीज फायर का प्रस्ताव आता है तो उस पर इजराइल विचार करे, लेकिन इजराइल की तरफ से इसको सिरे से खारिज कर दिया गया है। मेजर जनरल A.K. सिवाच, आप ही से शुरुआत करते हुए हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल खबरें अभी तक ये चल रही थी कि हो सकता है, ठीक है, मैदान पर अब इजराइल चाह रहा है कि सीधा 1-1 हो लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ, लेकिन सीज फायर का जो प्रस्ताव फ्रांस और अमेरिका की तरफ से आया उसको बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। अभी तक ये माना जा रहा था कि अगर अमेरिका कोई सीज फायर का प्रस्ताव रखता है तो कम से कम 15 दिन के लिए हो सकता है, लेकिन अब उस पर भी विराम। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई नवजोत कि इजराइल ने मन बना लिया है कि वो अब लेबनान के अंदर घुसेगा और हिजबुल्लाह का खात्मा करना चाहता है। उसके दो एम हैं, एक तो वो डिग्रेड करना चाहता है हिजबुल्लाह की मिलिट्री कैपेबिलिटी जैसे उसने हमास की है, और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि उसके 50 से 60 हजार के करीब जो नॉर्थ इजराइल में रह रहे हैं उन लोगों को पलायन करना पड़ा है, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है सदर्न लेबनान से उनको बहुत फायर कर रहा था। इसलिए इजराइल चाहता है कि लेबनान के अंदर घुसे, एक बफर जोन बढ़ाए, 60-70 किलोमीटर पीछे धकेल दे हिजबुल्लाह को सदर्न लेबनान की तरफ, सदर्न लेबनान से सेंट्रल लेबनान की तरफ। तो ये सच्चाई है कि ये लड़ाई अब उस दौर पे पहुंच गई है कि इजराइल ने एक प्रोप्राइटरी बम्बार्डमेंट पहले ही खत्म कर दी है, उसने सॉफ्टनिंग ऑफ टारगेट्स किया है। अब मुझे लगता है ये लड़ाई जो है ग्राउंड इन्वेजन की होगी, जो इजराइल उसकी तैयारी कर रहा है। कि क्या ये लड़ाई अब रीजनल वार की तरफ जा सकती है? हाँ बिल्कुल जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं। क्या इजराइल मानने वाला है अमेरिका या फ्रांस का जो सीज फायर है? वो मुझे नहीं लगता कि इजराइल इसको मानेगा,
क्योंकि वो स्ट्रेटेजिकली उसके लिए ठीक नहीं है। अगर अब वो हिजबुल्लाह का छोड़ देगा तो हिजबुल्लाह आने वाले समय में उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी बनेगी। क्या इसके अंदर ईरान शामिल हो सकता है लड़ाई में? ईरान इसके अंदर बिल्कुल शामिल नहीं होगा। ईरान चाहेगा कि अपनी प्रॉक्सी जो है, चाहे वो हिजबुल्लाह, हमास और होती से लड़े या इराक और सीरिया से जो उसके मिलिशिया हैं, मगर इजराइल चाहेगा कि किसी तरीके से ईरान इस लड़ाई के दायरे में आ जाए, क्योंकि अगर एक बार ईरान आ जाता है तो सर, फिर एक चीज अमेरिका भी आएगा। सर, एक चीज और संक्षेप में समझा दीजिए, अमेरिका के प्रस्ताव को खारिज क्यों किया है इजराइल ने? क्योंकि अभी तक तो यही कहा जा रहा था कि अमेरिका अगर ऐसा प्रस्ताव रखता है, हालांकि 2 दिन पहले से लगातार फ्रांस की तरफ से ये बात आ रही थी, लेकिन अब अमेरिका फ्रांस दोनों ने मिलकर ये कहा है कि कम से कम 15 दिन का सीज फायर हो। हालांकि वहां पर उसकी अपनी एक मंशा भी दिख रही है कि चुनाव है वहां पर, लेकिन इजराइल का उसको खारिज कर देना, क्या किस नजरिए से देखा जाए इसको? देखो इजराइल को अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है। इजराइल का जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है कि किसी तरीके से जो हिजबुल्लाह है उसको सदर्न लबनान से धकेलना पीछे 60-70 किलोमीटर और उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को डिग्रेड करना। अगर आप उसने छोड़ दिया तो आने वाले समय में हिजबुल्लाह उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी बनेगा। हाँ, ये भी सच्चाई है, हिजबुल्लाह की मिलिट्री कैपेबिलिटी हमास से 4 से 5 गुना ज्यादा है। हाँ। उसके पास 1.5 लाख के करीब लड़ाकू हैं, 125 से 1.5 लाख के करीब उसके पास रॉकेट्स और मिसाइल हैं, उसके पास आर्मर्ड ब्रिगेड भी है। तो सच्चाई है, इजराइल बिल्कुल नहीं मानने वाला, ना अमेरिका की ना फ्रांस की। वो हिजबुल्लाह पे ग्राउंड ऑपरेशन करेगा और उसकी ये स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है, स्पेशली क्योंकि इसको वो लड़ाकू जो कि सदर्न लबनान से परेशान कर रहे थे नदन इजराइल को, जहां से 60,000 लोग प्लान कर गए, इसको उनको वापस भेजना है। वो कैसे भेजेगा अगर जब तक उनको धकेलेगा? यानी अब सीधे तौर पर बिल्कुल शिवाज साहब, मैं लौटती हूँ आपके पास, जल महसन अब आपके पास आते हैं। यानी अब सीधे तौर पर लड़ाई 1-to-1 ग्राउंड पर होगी। लेबनान की सीमा के पास भी जो टैंक तैनात किए गए हैं, ये क्या इशारा कर रहा है सर? क्या 1-to-1 लड़ाई के मूड में अब सीधे इजराइल है? बिल्कुल नवजोत, इजराइल का मुद्दा बहुत क्लियर है, ग्राउंड ऑफेंसिव जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और कारण क्यों हो जाएगा, उसके कई कारण है। देखिए, अगर आप स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव देखिए, ईरान का स्टेटेड एम है, बहुत क्लियर एम है कि हमें इजराइल को दुनिया के नक्शे से वाइप ऑफ करना है। ये तो उनका एम है। हमें ज़ायनिस्ट या जूस को खत्म करना है और उनको हर तरह से नष्ट करना है, डिस्ट्रॉय करना है। इजराइल का स्ट्रेटेजिक एम क्या है? उसने तो कभी नहीं बोला कि मेरे को ईरान को खत्म करना है। उसका स्ट्रेटेजिक एम क्लियर है कि ये जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है ईरान का, उसको काउंटर करना। ईरान अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव की मंशा कैसे पूरा कर रहा है? उससे 3-4 इसमें चीजें की है। पहली बात तो उसने नॉन स्टेट एक्टर्स पैदा किए हैं और वो डिप्लॉय किए हैं, तो उनको वो एसेट्स को गाजा में डिप्लॉय किया है, लेबनान में डिप्लॉय किया है, सीरिया में, इराक में, यमन में। और ये नॉन स्टेट एक्टर्स कौन है? ये सारे प्रॉक्सीज हैं जो ईरान ने प्रोड्यूस करे हैं, हिजबुल्लाह, होती और ये जो रेवोल्यूशनरी फाइटर्स हैं ईरान सीरिया में, और हुतीज हैं जो यमन में हैं। और इनको उन्होंने मिलिट्री सामग्री दी है। आपने देखा किस प्रकार गाजा में टनल नेटवर्क है, और ये जो भी मिसाइल्स की हम बात कर रहे हैं, ये सारी मिसाइल्स किसने दी है? इनको ईरान ने दी है। तो ईरान अपनी जो मंशा है इनको बर्बाद करने के लिए उसने एक एनसर्कलमेंट, घेराबंदी की स्ट्रेटेजी की है। इजराइल को हर तरफ से घेरा हुआ है, आपको पता है। अगर इजराइल ने हर तरफ से घेरा हुआ है तो उसकी तो मंशा है सर्वाइवेबिलिटी की। तो उसके लिए वो क्या कर रहा है? उसके लिए अब उसने भी डिसाइड कर लिया है कि वंस फॉर ऑल इन सब का खात्मा करना है स्टेज वाइज। पहला उसने किया ये गाजा में हमास को डिस्ट्रॉय करने की उसने किया, और मैं बोलूंगा उसके सीनियर कमांडर्स इस्माइल हानिया है और शिनवार खान का भी, याया शिनवार का भी हमने सुना है कि शायद वो भी डिस्ट्रॉय हो रखा है। तो ये सब कुछ, और उसकी काफी मिलिट्री कैपेबिलिटीज और कॉम्बैट कैपेबिलिटीज खत्म कर दी है। अब वो उसका पूरा ऑफेंसिव का, इजराइल का जो अभी मुद्दा है वो है नॉर्दर्न इजराइल की तरफ, जो है सदर्न लेबनान टेरिटरी में। अब हाँ, उसको हिजबुल्लाह को नष्ट करना है। और जो बाकी प्रॉक्सीज है, हुतीज है, और ये जो इराक और सीरिया में प्रॉक्सीज हैं, उनको तो ये मिसाइल वगैरह जरिए से ये डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन ये एक ही वक्त में ये तमाम मोर्चों पर क्या पॉसिबल होगा? एक तरफ हमास है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह है, क्या दोनों मोर्चों पर इजराइल पूरा मोर्चा खोलेगा दोनों साइड? आपने बिल्कुल सही पूछा है। एक उसने पहला फेज ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है
गाजा के खिलाफ। गाजा को वो सिर्फ कंसोलिडेट करेगा, वहां थोड़े से फोर्सेस लिखेगा। अभी उसका पूरा एक ही एम है हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई करके उसको डिस्ट्रॉय करना, और वो बहुत अपने भी अच्छे फेजेस में दिखाया है। उसने सबसे पहले पेजर अटैक्स किए और ये मोटरोला स्पेस पे अटैक किया। वो काय के लिए था? ये किसके पास है पेजर्स? जो उनका कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर है कमांडरों के पास, उनको घायल कर दिया, बर्बाद कर दिया। उसके बाद एयर बॉम्बिंग है, जो इनके मिसाइल्स और ये क्या नाम है रॉकेट्स हैं, इनको बिल्टअप एरिया में बिल्डिंग में छिपाया हुआ है, अब उसको बर्बाद कर रहे हैं। और आखिरी में ग्राउंड ऑफेंसिव तो जाएगा, इसीलिए जाएगा क्योंकि वो वहां से उनको पीछे ढकेला है और एक बफर जोन क्रिएट करके अपने जो इनके 60,000 जूस को वहां पर जो नॉर्दर्न इजरायलीज हैं उनको सेटल करना। इसीलिए आईडीएफ को सीधे तौर पर कमांड दी गई है कि अपने मोर्चे पर रहे, और इसीलिए एक बड़ी वजह है कि सीजफायर को रिजेक्ट किया। मैं लौटूंगी आपके पास। सुरेश गोयल जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजनयिक भी हैं। सुरेश जी, ये तो हमने ग्राउंड पिक्चर क्या है हमने दोनों हमारे खास मेहमानों से जान ली, समझ ली। सर, मिडिल ईस्ट की टेंशन, वहां की सियासत और वेस्ट का इंटरेस्ट और इसका असर पूरी दुनिया पर, ये ग्राउंड रिपोर्ट के अलावा पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, सोच क्या चल रही है इसके पीछे की? अगर इतना अनरेस्ट है तो क्या कुछ चर्चाएं इसको लेकर चल रही होंगी? आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि जो हो रहा है, जो आंखों के सामने दिख रहा है, वो तो सही बात है नवजोत जी, लेकिन इसके पीछे मंशा क्या है और क्यों हो रहा है ये? दो तीन चीजें मैं कहूंगा। देखिए, जहां तक के ईरान का सवाल है, हिजबुल्लाह है, हमास है, ये कोई आज की चीज नहीं है। पिछले 10 सालों से 20 सालों से ज्यादा जो है इनका टकराव चलता चला आ रहा है, लेकिन इस हद तक बात नहीं पहुंची थी ये। लेकिन अभी जो है छोटी सी चीज जो मेरे को नजर आती है वो ये है कि इजराइल में नेतान्याहू वो सियासत के तौर पर राइट विंग के प्रेशर पर, तो उनको अभी लगता है कि उन्होंने अपनी तरफ से हिजबुल्लाह के खिलाफ या हमास के खिलाफ या और किसी ग्रुप के खिलाफ थोड़ी सी भी कोई रियायत दिखाई तो उनकी अपनी कुर्सी खतरे में आ जाती है ये। तो इसमें जो है इजराइल का अंदर की जो सियासत है वो भी उनको, नेतान्याहू को ये कदम उठाने पर मजबूर कर रही है। और इसके साथ ही जो आपने सवाल पूछा कि अमेरिका और फ्रांस का जो बार बार हालांकि प्रस्ताव आ रहा है कि सीज़फायर किया जाए, ये किया जाए, लेकिन नेतान्याहू मानने वाले नहीं है, क्योंकि नेतान्याहू के लिए ये सर्वाइवल की लड़ाई है। ये उनके लिए खाली ऐसा नहीं है कि यूएसए क्या कहे, उनको अच्छी तरह मालूम है कि यूएसए और फ्रांस एक हद तक वो खाली इसरार करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि किया जाए, लेकिन अगर इजराइल नहीं माना, उनके पास कोई लीवरेज नहीं है करने के लिए। जो लीवरेज वो खाली ये है कि उनको वो मिलिट्री सप्लाई ना दे, उसके लिए इजराइल को कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी ये। तो मेरा ख्याल है जहां तक यूएसए का और फ्रांस वगैरह का सवाल है, ये इनसे खाली करने से बातचीत नहीं बनेगी ये। दूसरी चीज, ईरान की बात आती है। जब तक हमास और हिजबुल्लाह को ईरान खाली पीछे से आर्म सप्लाई करता रहेगा, ये टेंशन बनी रहेगी। चाहे गाजा में वो बोल लें कि हमास खत्म हुआ, हमास खत्म नहीं होगा, कमांडर खत्म हो जाएंगे। गाजा का जो हाल हो गया है, गाजा की ऊपर की जमीन के ऊपर की पूरी कंस्ट्रक्शन सब खत्म हो चुकी है। वो सब जो है अंडरग्राउंड है। हमास की जो लीडरशिप है अंडरग्राउंड रहेगी, लेकिन उनको आदत है वो वहां से लड़ाई कर पाएगी वो। तो ये हमास खत्म नहीं होगा, चाहे गाजा खत्म हो जाए, मैं मानता हूँ। और वहां के जो रहने वाले हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमास एक प्रॉब्लम बना रहेगा। इसी तरह से हिजबुल्लाह भी प्रॉब्लम बना रहेगा। सवाल ये होता है कि हमास और हिजबुल्लाह जैसे जैसे कमजोर होते रहेंगे, कमजोर तो होंगे ही आप लोग, अगर इतनी लंबी लड़ाई चल रही है ये, तो क्या ईरान सामने आएगा? जैसा कि इससे पहले मेजर जनरल सिवाच ने कहा कि ईरान को भी सामने से लड़ाई करने का अभी कोई इरादा नहीं है। ईरान के प्रेसिडेंट साहब ने यूएन में साफ साफ बोल दिया है कि जो इजराइल कर रहा है, इजराइल का इरादा है कि वो ईरान को युद्ध में खींचे। तो इससे पहले आपने देखा है कि ईरान के अंदर उन्होंने जो हमास का जो क्या नाम था, सानिया, उनका किया, उनकी डेथ हो गई थी यह अटैक करने में। फिर उसके बावजूद भी ईरान जो है वो सामने से आके नहीं आया लड़ाई के लिए। तो यहाँ पर मिडिल ईस्ट का टेंशन चलता रहेगा, टेंशन बढ़ता रहेगा, आमने सामने लड़ाई नहीं होगी, लेकिन इसी लड़ाई के बीच में चीन का असर और आगे बढ़ेगा, क्योंकि चीन को वहां पर अब एक और मोर्चा मिल जाएगा
यूएसए के खिलाफ, बिल्कुल इजराइल के तौर पर। जी मैं अभी इतना ही कहूंगा। मैं आगे बढ़ूं मोनिका जी के पास, उससे पहले संक्षेप में एक सवाल का और जवाब दे दीजिए सर। ये तो हम जो सामने हमें नजर आ रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे थे, पर्दे के पीछे की सियासत आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दो हैं। नेतन्याहू का अपना सेल्फ इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में, अगर हम वहां की सत्ता की बात करें, और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का क्या इंटरेस्ट बनता है, वो भी जरा सा 2 लाइनों में समझा दीजिए। क्या चुनाव मजबूरी है? नहीं, चुनाव मजबूरी है, लेकिन चुनाव का असर इजराइल के फैक्टर पर या इजराइल के फैक्टर का चुनाव पर असर ज्यादा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहां पर जो 2 मेन कैंडिडेट्स हैं, कमला हैरिस एंड ट्रम्प का इजराइल में कोई इंटरेस्ट नहीं। ट्रम्प ने पहले ही बोल दिया है कि अगर वो चुनाव करके आ गए तो ही विल वॉश हिज हैंड्स ऑफ द मिडिल ईस्ट। कमला हैरिस, उन्होंने गाजा का भी पक्ष लिया है, इजराइल को कहा सपोर्ट करती रहेंगी। लेकिन मेरा ख्याल है इलेक्शन होने तक, नवंबर तक, कोई भी कैंडिडेट कोई ज्यादा कोई चैलेंजिंग पोजीशन ले या क्लियर कट पोजीशन ले, ऐसा होने की उम्मीद कम है। उसके लिए हमें वेट करना होगा। जी चलिए, मैं लौटती हूं आपके पास। मोनिका जी हमारे साथ है। मोनिका जी, अगर हम हिजबुल्लाह की ताकत की बात करें, क्योंकि अगर ग्राउंड पे दोनों आमने सामने होते हैं, हिजबुल्लाह की ताकत लेबनान में उसकी पैठ और लेबनान की सत्ता पर कहां तक उसकी जड़ें काबिज है, ये भी बताइए जरा। नवजोत जी, सबसे पहले तो आपके सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं एक चीज यहाँ बोलना चाहूंगी। मैं इतनी देर से सभी विशेषज्ञों को सुन रही थी और आपने सीएस सर से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा अमेरिका के इंटरेस्ट का। देखिए, सीज फायर की बात जहां तक है, वहां तक तो हम सभी जानते हैं कि अमेरिका और फ्रांस दोनों ने कोशिश करी सीज फायर की, और वो जो प्लान है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन एक चीज जो हम यहाँ पे मिस करने वाले थे वो ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक ऐसा रेजोल्यूशन की भी बात उठी कि इजराइल को थोड़ा कंडेम किया जाए। लेकिन उस समय पर वही अमेरिका जो सीज फायर की बात कर रहा है, वहीं के एंटनी ब्लिंकन ने ये बात बिल्कुल साफ तौर पे कह दी है कि हम इजराइल को और हिजबुल्लाह को एक साथ रख करके कुछ भी रेजोल्यूशन पे या किसी भी तरह की स्टेटमेंट के बारे में बात नहीं कर सकते। इनफैक्ट उन्होंने ये चीज भी बहुत खुलकर बोली है कि इजराइल का जो इंटरेस्ट है अटैक करने में, लेबनान में ग्राउंड अटैक, ग्राउंड ऑफेंसिव में, स्पेशली हिजबुल्लाह के खिलाफ वो जो कर रहे हैं इतने दिनों से, चाहे वो पेजर के अटैक हो या वॉकी टॉकी वाला अटैक हो, सभी पर उन्होंने ये चीज कही है कि ये एक लेजिटिमेट इंटरेस्ट जो है, तो मैं दोबारा से बोलूंगी, एक लेजिटिमेट इंटरेस्ट जो है वो इन्वॉल्व है इजराइल का इस चीज में। और इस वजह से मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि सीज फायर का तो मुझे लगता है अटेम्प्ट जो है वो केवल एक हॉग वॉच है। वो केवल दुनिया को दिखाने के लिए अमेरिका ने शायद प्रस्तावित किया होगा कि देखिए हम युद्ध का साथ नहीं देते, जो कि मेरे ख्याल से ग्लोबल रिक्वायरमेंट भी है उनके लिए, बिकॉज अलग थिएटर्स में वो युद्ध के खिलाफ बात करते हैं, चाहे वो यूक्रेन रशिया का युद्ध ना हो। लेकिन जब बात आती है उनके खुद के एक एलाय की और इजराइल जैसे इंपॉर्टेंट एलाय की, जहां हम सभी जानते हैं अमेरिका में कितना पावरफुल एक जूश लॉबी है, तो मुझे लगता है कि ये चीज हमें ध्यान में देखकर रखना पड़ेगा कि अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। जब वही इजराइल युद्ध की बात करता है या ग्राउंड ऑफेंसिव की बात करता है, तो अमेरिका के ही सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो उसको एक टैसिट अप्रूवल दे देते हैं। चलते हैं आपके सवाल की ओर। जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि लेबनान कितना ज्यादा जो है पावरफुल है। देखिए, लेबनान 1970s के बाद से, इनफैक्ट 1980s के बाद, हिजबुल्लाह लेबनान में कितना ताकत है? आई एम सो सॉरी। हिजबुल्लाह जो है 1970s के बाद से ही जो है एक छोटी सी मिलिशिया के रूप में पहले बना था, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस जो है युद्ध को लड़ने का वो सबसे ज्यादा मजबूत हुआ सीरिया में, जो अभी फिलहाल जो होके चुका है उस युद्ध के दौरान। तो ग्राउंड लेवल पर उनके जितने भी ट्रेन जो उनके सोल्जर्स हैं, उन्होंने इतना ज्यादा एक्सपीरियंस ले लिया है वॉर का कि मुझसे ज्यादा बड़े रक्षा विशेषज्ञ यहाँ बैठे हैं और वो भी ये बात मानेंगे कि जब आप इतने सारे थिएटर्स में युद्ध लड़कर आते हैं, स्पेशली इतने कॉम्प्लिकेटेड वॉर्स जब आप लड़कर आते हैं, तो आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो एक अलग ही लेवल का होता है। अब इस बार ये बात मैं मानूंगी कि अगर एस्केलेशन जो हो रहा है वो इजराइल की तरफ से हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इजराइल की तैयारी ज्यादा मजबूत होगी। स्पेशली जिस तरह से पेजर फूट रहे थे या वॉकी टॉकी जिस तरह से फूट रहे थे, उसी समय पर काफी लोग ये बात समझ गए थे कि आगे आने वाले समय में ये युद्ध एक बहुत भयानक एक रूप लेने वाला है एंड मैटर्स विल एस्केलेट। लेकिन मुझे साथ में ऐसा भी लगता है कि लेबनान की तैयारी भी कमजोर नहीं है। इनफैक्ट मुझसे पहले ही यहाँ आई एम सो सॉरी, हिजबुल्लाह की तैयारी, इनफैक्ट मुझे लेबनान और हिजबुल्लाह को बिल्कुल साथ में लेकर बात करनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान की सोसाइटी का केवल एक पार्ट है। अगर हम लेबनान में ध्यान से देखें तो वहाँ बहुत सारे अलग अलग तरह की कम्युनिटीज मौजूद हैं, लेकिन हिजबुल्लाह जो है वो वहाँ की सोसाइटी को इनफैक्ट ग्राउंड में बहुत ज्यादा, स्पेशली साउथ लेबनान टेरिटरी को कंट्रोल करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि
बिल्कुल मोनिका जी, अमेरिका ने सीज फायर की अपील की थी लेकिन सिरे से खारिज इजराइल ने उसको कर दिया है। सिवाज साहब आपके पास आते हुए, इजराइल की क्या ये रणनीति का हिस्सा हम कहेंगे या फिर हम ये कहेंगे कि जिस तरीके से इजराइल ने ग्राउंड पर मोर्चा खोल दिया है वो एक भूल भी साबित हो सकता है? इजराइल के दिमाग में या नेतन्याहू के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा? क्या ये युद्ध बहुत लंबा चलेगा या इसको जल्दी से जल्दी फिनिश करने की कोशिश होगी? हाँ बिल्कुल, देखो नवजोत, इजराइल के पास कोई और चॉइस नहीं है। इजराइल के को पता है जिस प्रकार से हमास एक बहुत बड़ी थ्रेट थी, इस प्रकार से हिजबुल्ला भी है। तो पहले उसने हमास को टैकल किया और हिजबुल्ला से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की। अब हमास की जो एक प्रकार मिलिट्री कैपेबिलिटी डिग्रेड होगी तो अभी हिजबुल्ला के उसको ग्राउंड अटैक करना ही है। बड़े सिस्टमेटिकली वो जा रहा है। पहले उसने इसका जो है कमांडर्स का खात्मा किया हिजबुल्ला का, उसके बाद उसका कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म किया, उसके बाद रॉकेट मिसाइल और ड्रोन से उसको एक प्रकार प्रिपरेटरी और सॉफ्टनिंग अप टारगेट जिसको बोलते हैं वो किया। और अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा कि ग्राउंड इन्वेजन होगा। हाँ, ये सच्चाई है कि यह लड़ाई केक वाक नहीं होगी क्योंकि हमास से 3 से 4 गुना मिलिट्री कैपेबिलिटी है हिजबुल्ला की। उसके जो फाइटर हैं वो ट्रेंड भी हैं, इनके पास आर्मर्ड ब्रिगेड भी है, इनके पास रॉकेट मिसाइल और ड्रोन है। ये नहीं भूलना चाहिए ये एक शिया मिलिटेंट ग्रुप है, ये ईरान से ज्यादा क्लोज है विजावी हमास। मगर ये भी सच्चाई है इजराइल ने भी कुछ लेसन सीखे हैं हमास के अंदर, स्पेशली फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया एंड अर्बन एरिया और टनल डिफेंस में। मुझे लगता है इजराइल उनको भी एक प्रकार से अडॉप्ट करके कार्रवाई करेगा। सर ये 1 to 1 अगर जमीन पर इजराइल आ रहा है इस युद्ध को लेते हुए, ये जानते हुए कि हिजबुल्लाह की ताकत क्या है, जैसा आप भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उसकी ताकत बहुत ज्यादा है और ताकत एक ये भी है कि पीछे ईरान भी उसकी सपोर्ट में है, क्या यहां से इजराइल सीधा ईरान तक पहुंचना चाहता है? और हम ये भी जानते हैं कि ईरान जो है वो डायरेक्ट ग्राउंड पर नहीं उतरेगा। क्या आसान होगा हिजबुल्लाह से दो हाथ करना ग्राउंड पे, स्पेशली जिस तरीके से अब स्ट्रेटेजी इजराइल की तरफ से अपनाई जा रही है? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि इजराइल की मिलिट्री कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। उसके पास एयर पावर बड़ी अच्छी है और उसके पास ड्रोन्स और मिसाइल रॉकेट। वो चाहता है कि किसी तरीके से ईरान इस लड़ाई में आ जाए। वही तो कह रहा है जस्कियान जो प्रेसिडेंट है ईरान के, कहते हैं ये ट्रैप है इजराइल का, क्योंकि अगर ईरान इस लड़ाई में आता है तो अमेरिका को इस लड़ाई में आना पड़ेगा। और अगर अमेरिका इस लड़ाई में आता है तो ईरान की इकोनॉमी पहले अच्छा नहीं कर रहा, उसके ऊपर काफी सैंक्शन लगे हुए हैं, उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को भी बर्बाद कर देंगे। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है रेड सी में, यूएसएस ईशनहॉर, यूएसएस रूजवेल्ट तो पहले ही से थे। तो सच्चाई यह है कि ईरान को चाहता है कि इजराइल किसी तरीके से आए और लड़ाई का दायरा बढ़े। ये एक डोमेस्टिक कंपल्सन भी है नेतन्याहू की पॉलिटिक्स को देखते हुए। तो और जो अमेरिका वो नहीं चाहता ये लड़ाई का दायरा भी बढ़े, स्पेशली जब तक ये प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि कोई ना कोई सीज फायर होगा तो ये जो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है तो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट को फायदा हो सकता है। मगर ऐसा होने वाला नहीं है। ये लड़ाई अभी लंबी खिंचेगी और इजराइल इस पे ग्राउंड ऑफेंसिव करेगा। लड़ाई घमासान होगी क्योंकि हिजबुल्लाह भी इतना कमजोर नहीं है। मगर ओवरऑल मिलिट्री कैपेबिलिटी को देखते हुए इजराइल जो है उसको अंत में उसकी डिग्रेड कर लेगा। क्या ये रीजनल लड़ाई हो सकती है? इसके चांसेस हैं। क्या ईरान इसके अंदर दाखिल होगा? अभी तक बिल्कुल चांस ही नहीं। ईरान इसकी पूरी कोशिश करेगा। वो अपने मिलिशिया जो है नॉन स्टेट एक्टर, जो कि एक प्रकार हिजबुल्लाह, हमास और होती, प्लस जो कि मिलिशिया है इराक और सीरिया से लड़े, डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो। जबकि इजराइल चाहेगा कि ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, जिससे अमेरिका भी इसके युद्ध में आए और ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, जो कि न्यूक्लियर हथियार बनाने के बहुत करीब है, उसको बर्बाद किया जाए और उसकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी को डाउन और डिग्रेड किया जाए। मुझे लगता है ये एक एम है। एक एम सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट नवजोत ये है कि आज इतना प्रेशर है इजराइल के पास कि जो 60,000 लोग जो नॉर्थ इजराइल से पलायन किए हैं उनको वापस लाना है। उनको वो वापस ला नहीं सकता जब तक वो धकेलेगा नहीं सदन से सेंट्रल लेबनान की तरफ इन हिजबुल्लाह को। उसके लिए उसको ग्राउंड अटैक करना ही पड़ेगा और उसको एक प्रकार से बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि जब ये अपील खारिज होती है, जब अमेरिका और फ्रांस वाली अपील खारिज करते हैं तो आईडीएफ को सीधे तौर पर कहा जाता है मोर्चे पर रही है। उसमें साथ ही साथ स्टेटमेंट में ये भी है कि उनका मकसद यही है कि किस तरीके से पीछे धकेला जाए हिजबुल्लाह को। जल मैस्टर, आपके पास आते हुए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि क्या
ये इजराइल सीधे तौर पर ईरान को मैदान पर लाना चाहता है नहीं, और ईरान अपने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करेगा। इस बीच अमेरिका की अपील, फ्रांस की अपील, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। अगर ये एक बड़ी जंग में तब्दील होता है तो दुनिया किस तरीके से बटेगी, कौन किसके साथ होगा? और सर सबसे बड़ा सवाल ये है, चीन और रूस का रुख क्या रहेगा इसमें? बड़े उचित आपने सवाल पूछे, दुनिया किस प्रकार बढ़ सकती है और चीन और रूस का क्या रुख है। देखिए, दुनिया तो जब से ये रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तो दो ग्रुप में बढ़ चुकी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक वेस्टर्न ग्रुप है और उसमें आ जाता है अमेरिका, उनका लीडर है, और दूसरा है रशिया ओरिएंटेड ग्रुप है जिसमें रशिया का सबसे ज्यादा रोल है, फिर चाइना है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, सीरिया है, और ये देश हैं। और जहां तक हिंदुस्तान है, हमारी अभी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, लेकिन हम भी कुछ ग्रुप्स के पार्ट हैं, कुछ में कुछ का अलग बेरिंग है, जैसे एससीओ है, ब्रिक्स है, लेकिन क्वाड है। वो अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी वहां पर जाके भी जो क्वाड में डिस्कशन हुआ है, उसका अभी भविष्य में थोड़ा सिक्योरिटी एंगल आएगा और भविष्य में उसमें सिक्योरिटी पार्टिसिपेशन और बढ़ेगी। और अभी आपको पता है कि इस टाइम भी डिसाइड किया गया है कि नेवल शिप्स वगैरह इंडो पैसिफिक एरिया में पेट्रोलिंग करेगी, मतलब वहां भारी तादाद में ये होगा। तो कहने का मतलब है कुछ कंट्रीज कई अभी भी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, इंडिया इसमें, और खासकर ग्लोबल साउथ के काफी देश अभी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी रखे हुए हैं। लेकिन जो वेस्टर्न पावर्स है, अमेरिका लेड, और जिसमें इजराइल भी शामिल है, और जो रूस वाला है, चाइना, नॉर्थ कोरिया वगैरह, जो मैंने आपको पहले बताए हैं, ये सारे एक गुट बन गए हैं। अब इन दोनों कंट्रीज का क्या रोल होगा चाइना का और इसका रूस का। देखिए, रूस का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इसमें, चाइना का भी है। हाल ही में, आज मैं एक शो में था, TV9 ने बताया था कि वहां कुछ माइंस मिली हैं इजराइल को, हिजबुल्लाह के पास, जिसका ओरिजिन है चाइनीज माइंस। कहने का मतलब है, और आपने देखा चाइना का तो रोल मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा है। वो ईरान और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस ठीक करना चाहता है। बेसिक इरादा क्या है इन सब का, रूस का, ईरान का और चाइना का? अमेरिकन इन्फ्लुएंस या वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को मिडिल ईस्ट से खत्म करना। और अमेरिका का एम बहुत क्लियर है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल के साथ वहां पर अपना जो एक उनका योग्य है, उसको एक उनका रीच है, इन्फ्लुएंस है, बनाए रखना। खासकर जितने ये कैंप डेविड अकॉर्ड्स वगैरह हुए हैं हाल ही में, और आपने देखा है कि सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे रिलेशन हो रहे हैं, और इंडिया का भी इसमें रोल है। आईमैक कॉरिडोर जो अभी हमने लॉन्च किया हुआ है, जो G20 में अनाउंस हुआ था, तो इसमें इंडिया का भी रोल है कि हमारा भी इन्फ्लुएंस वहां पर रहे। तो ये एक स्ट्रेटेजिक स्पेस जो मिडिल ईस्ट है, वहां पर कई कंट्रीज अपना एक इन्वॉल्वमेंट रखना चाहता है। रूस ले लिए, चीन ले लिए, अमेरिका ले लिए, और अपना भी एक हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वहां पर। और हमारा भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, हमारा सबसे फायदा ये है कि हम किसी के साथ जुड़े नहीं है अभी, लेकिन आज हम वो देश है जिससे चाहे हम पैलेस्टीन के साथ बात कर सकते हैं, इजराइल के साथ बात कर सकते हैं, रशिया के साथ बात कर सकते हैं, यूक्रेन के साथ बात कर सकते हैं। तो ये एक हमारे को आज की तारीख में बहुत फायदा है। एक और मैं चीज बोलना चाहूंगा, ये कई डिस्कशन में आता है कि गाजा में खात्मा नहीं हुआ है ये हिजबुल्लाह को, ये हमास का। हाँ। ये मिलिट्री टर्म्स में मैं आपको एक ह्यूमन बॉडी का उदाहरण देता हूँ। ह्यूमन बॉडी में आप किसी भी इंसान के दोनों हाथ काट दिए, पैर काट दिए, तो भी वो इंसान जिंदा है। उसकी गर्दन काट दिया, उसका ब्रेन डैमेज कर दिया या उसका हार्ट डैमेज कर दिया, वो खत्म है। ये चीजें होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां से पावर एमिनेट होता है। तो लड़ाई में कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के खिलाफ जब लड़ाई करते हैं, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बर्बाद करती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। गाजा में सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनके कमांडर से, दूसरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो टनल नेटवर्क है, और तीसरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो उनके फाइटर्स हैं, उनको भी काफी हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो मैं बोलूंगा आज की तारीख में हमास की लड़ने की शक्ति, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लड़ने की शक्ति वो काफी हद तक इनइफेक्टिव कर दी गई है। ये नहीं कि हमास एक एक को चुन के मारेंगे, अगर वह 40,000 है, वो नहीं है। वही है लड़ने की शक्ति। और ये इसी तरीके से हिजबुल्लाह पर सर अटैक हुआ। अगर पेजर धमाके हुए तो उसके नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, वॉकी टॉकी ब्लास्ट किए गए तो उसके खुफिया संचार सिस्टम को ध्वस्त किया गया। इसके बाद जिस तरीके से फाइटर जेट अटैक हुए हैं, कमांडरों पर सीधे तौर पर निशाना। सुरेश जी, आपके पास आते हुए वक्त की कमी है, जल्दी से एक सवाल आपसे भी करना चाहूंगी। दुनिया कहां बटेगी, इस पर तो सवाल है, लेकिन ऐसे में एक सवाल यह भी है कि आज व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा है, यूरोप को सीधे तौर पर परमाणु हमले की चेतावनी दी है। ये क्या दर्शाती है स्थिति?
देखिए, इसके लिए पहले जो मोनिका जी बोल रही थी और बार बार वो लेबनान का नाम ले रही थी, और उन्होंने सही किया ये। आफ्टर ऑल हिजबुल्लाह की अगर जंग हिजबुल्लाह के साथ अगर है भी, तो हिजबुल्लाह कहाँ पर है? हिजबुल्लाह के वॉरियर सारे लेबनान में है। बिल्कुल। तो जो एयरफोर्स के जो अटैक हुए, उसका नुकसान किसको हुआ? हिजबुल्लाह को और लेबनान के रहने वालों का। अगर ग्राउंड वॉर शुरू होती है, ग्राउंड अटैक में नुकसान जो है लेबनान के रहने वालों का भी होगा। और इसीलिए फ्रांस, क्योंकि लेबनान एक तरह से फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री है, मेडिटेरेनियन कंट्री है ये, तो यूरोप का इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा बढ़ जाएगा इसमें ये, और यूरोप के थ्रू रशिया का भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा यहाँ पर ये। तो एक तरह से अगर देखा जाए, अगर ग्राउंड वॉर शुरू होती है तो यूरोप का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा, और इसके साथ ही साथ चीन भी बीच में आएगा ये। मैं इतना जरूर कहूंगा कि इजराइल अगर ये कदम उठाता है कि वहां पर ग्राउंड अटैक करता है लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा होंगे। और एक तरह से जो वॉर चल रही है यूक्रेन की, वो यूक्रेन की वॉर बढ़कर के मिडिल ईस्ट में भी आ जाएगी, और दोनों में। बिल्कुल बिल्कुल सर, वक्त की कमी है, जरा चलते चलते मोनिका जी इसी पर एक कमेंट, लास्ट कमेंट आपसे भी। जैसे कि सभी ने मुझसे पहले ही बता दिया है कि इस बार इजराइल जो है वो बिल्कुल तैयारी के साथ मौजूद है लड़ने के लिए। पहले उसने हमास का खात्मा करने की कोशिश करी, और अब वो हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी सारी जो है ताकत झोंक रहा है। लेकिन इस समय मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि संजय सर ने बिल्कुल सही कहा कि जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, अगर आप उस पर अटैक कर देंगे, जैसे कि कमांडर जो है उनके मारे गए हैं, तो उसके बाद हमास जो है काफी कमजोर पड़ गया है। और आगे अगर हिजबुल्लाह के साथ जब ग्राउंड ऑफेंसिव होगा, युद्ध छिड़ेगा, तो हो सकता है हिजबुल्लाह भी कमजोर पड़े। लेकिन एक चीज जो मैंने नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ जितना भी मैंने स्टडी करा है, उनका एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है, वो मैंने यही देखा है कि देखिए, रीआर्म करने से, रीग्रुप करने से, नए कमांडर बनाने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। नॉन स्टेट एक्टर्स हमेशा से ही एक ऐसी समस्या रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल एशिया में हो, चाहे वेस्ट एशिया में हो, चाहे साउथ एशिया में हो, दुनिया के किसी भी थिएटर में जहां पर भी नॉन स्टेट एक्टर्स लड़ते हैं, उनको बहुत सारी, स्पेशली प्रॉक्सी जो वॉर्स जो लड़ी जाती हैं, वहां मुझे नहीं लगता कि नए कमांडर्स अपॉइंट नहीं होंगे, या नया जो है उनको सप्लाई सपोर्ट या डिफेंस सपोर्ट या आर्म जो भी कुछ भी है वो नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है ईरान विल डेफिनेटली वो पूरी कोशिश करेगा कि अपने प्रॉक्सीज को, चाहे वो कहीं भी हो, उनको हर तरह से वो जो है मजबूत करे और उनको सपोर्ट दे। सुरेश जी, एक आखिरी जवाब 30 सेकंड में सर जानना चाहूंगी, भारत की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ऐसे में? मेरे ख्याल है जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम जो गाजा में हो रहा है या जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, ह्यूमैनिटेरियन तौर पर हम सिंपैथाइज करते हैं, लेकिन तो हो रहा है उससे अभी अलग रहना ही उचित रहेगा हमारे लिए। जी चलिए, वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े चर्चा के लिए।